गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आई विश कि आप सब परफेक्टली हेल्दी होंगे मेंटली एंड फिजिकली। ओके, सो मेरे प्यारे दोस्तों, करते हैं शुरुआत एक और नई वीडियो की। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अमित कुमार और बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। और ओलंपियाड बेस कैंप जो सीरीज हमने चलाई हुई है उसके अंदर मैं अमित सर आपके बॉटनी में आज लेके आए हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स का एक छोटा सा स्वरूप। ठीक है, तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। आप सारे बच्चे जानती हैं जेनेटिक्स क्या होती है। देखो यार, सीधी सी बात है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, है ना। ये मेंडल बाबा है, ठीक। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो बहुत सारे उन क्वेश्चंस का आंसर देती है। सर कौन से क्वेश्चन का आंसर देती है? जैसे मैंगो के पेड़ पे मैंगो ही क्यों आता है, आम के पेड़ पे आम ही क्यों आता है ना। बंदर का बच्चा बंदर ही क्यों होता है, इंसान का बच्चा इंसानी क्यों होता है, इंसान की प्रोजेनी अगली जनरेशन इंसानी क्यों आती है। ठीक है, इन सारे आंसर का जो इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर देती है बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अस्पताल में या घर पे कोई बेबी पैदा हुआ और सब देखने लगते हैं उसके, और ये इसकी आंखें तो बुआ जैसी हैं, नाक चाचा जैसी है, ये मौसी जैसा है, बाल उसके जैसे हैं, ये पापा जैसे हैं। तो ये जो करेक्टर्स, ये आंखों का रंग है ना, ये दादा जैसे हैं, तो ये क्यों हैं, है ना। तो इनका जो आंसर देती है वो ब्रांच बायोलॉजी की क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है वो क्या एक ब्रांच है बायोलॉजी की, ठीक है ना। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, राइट, जो कि डील करती है, किस चीज से डील करती है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी सर? करेक्टर्स। करेक्टर्स क्या होते हैं? यही सब, आंखों का रंग, बालों का रंग, है ना, आपका जो स्किन का कलर है, बॉडी की हाइट, ये सब करेक्टर्स होते हैं। मतलब बॉडी का पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर आप ले लो, वो क्या होता है? करेक्टर होता है। ठीक है ना। इवन बिहेवियर भी एक करेक्टर होता है ना। जैसे मान लो कोई एक हंसता है तो लगता है जैसे फूल झड़ रहे हैं, है ना, और कोई हंसता तो लगता है जैसे राक्षस हंस रहा हो। तो हंसी भी एक करेक्टर है, ठीक है। तो वो भी ऐसी हंसी क्यों है किसी की, उसके पीछे भी उसका आंसर, क्यों का आंसर भी जेनेटिक्स देती है। ठीक है, तो करेक्टर समझ में आ गया। करेक्टर्स हो गए, ट्रेड्स हो गए, ठीक। और करेक्टर और ट्रेड्स, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, और इनको एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ले जाया जा रहा है। ठीक है ना। कौन लेके जा रहा है सर? जीन्स। तो जीन्स की स्टडी, ठीक, इन सब की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। और अभी और सुनिए, है ना, जैसे एक ये तो हो गया, करेक्टर हो गया, ट्रेड हो गया, जीन्स हो गया। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाने को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं या हेरिडिटी कहते हैं। ठीक, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। और आपने पाया होगा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होता है मम्मी की और पापा की, एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होता, कुछ नए करेक्टर भी डेवलप होते हैं। ठीक है ना। और जो नए करेक्टर डेवलप होते हैं सर, उसे कहते हैं वेरिएशन, है ना, कि उसे क्या कहेंगे? वेरिएशन कहेंगे। तो सर इन सब की स्टडी करने वाली ब्रांच को बायोलॉजी की हम जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, कि स्टडी ऑफ करेक्टर्स, ट्रेड्स, जीन्स, इनहेरिटेंस या हेरिडिटी एंड वेरिएशन अमंग ऑर्गेनिज्म या इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो स्टडी है, राइट, किस चीज की स्टडी हम बता चुके हैं, इसकी स्टडी करने वाली ब्रांच जेनेटिक्स कहलाती है। और ये जो महाशय हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, इन ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब को, इन बाबा को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने साइंटिफिकली बताया था कि करेक्टर्स कैसे अगली जनरेशन में जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं, हवाबाजी नहीं, एक्चुअल में प्रूफ करके बताया था। ठीक है, इनसे पहले हालांकि इंसान को पता था कि जो करेक्टर्स अगली जनरेशन में जाते हैं या जो बच्चे के अंदर नए करेक्टर डेवलप होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो इंसान को पता था कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं। इंसान को यह पता था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी पैदा होता है वो बिल्कुल क्लोन होता है, फोटोकॉपी होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अपोजिट सेक्स के गैमीट्स चाहिए होते हैं, है ना, स्पर्म एंड ओवा चाहिए होते हैं, उसकी वजह से जो बेबी पैदा होते हैं उसमें कुछ नए करेक्टर डेवलप होते हैं। ये इंसान को बहुत पहले से पता था, 1000 to 8000 BC से भी पहले से इंसान को पता था।
अब बात आती है कि यार एक बात बताओ कि ऐसा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ऐसा क्या है कि नए करेक्टर डेवलप हो रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, उसका आंसर कौन देगा? तो बहुत से साइंटिस्टों ने कोशिश की, ठीक है, मेंडल साहब से पहले भी, बट कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाए। तो मेंडल साहब ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया, 7 साल तक मटर के पौधे पे काम किया। ये सबको पता होता है, मटर के पौधे पे उन्होंने काम किया, पाइसम सटाइवम पे, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनाई और समझाने की कोशिश की दुनिया वालों को कि देखो यार ऐसे ऐसे करेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो मेंडल साहब की बात उस समय किसी ने नहीं सुनी, है ना, मतलब बहुत सारे रीजन थे, ठीक है, कि यार मेंडल साहब एक तो तुम गणित लगा दे रहे हो, मैथ लगा दे रहे हो बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स लगा दे रहे हो, ये बातें हमको समझ में आ नहीं रही है ना, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या साइंटिस्ट हैं और तुम उसमें मैथ लगा दे रहे हो। तो मेंडल साहब की बातें उस टाइम पर 1865 में किसी को समझ में नहीं आई। साइंटिस्टों ने बोला नहीं नहीं तुम गलत बोल लो, तुम्हारा मतलब दमदार नहीं है तुम्हारी बातें। मेंडल साहब डिप्रेशन में मर गए 84 में, और मरने से पहले उन्होंने कहा भी था कि एक दिन आएगा जब तुम मेरे को प्रेज करोगे, मेरा काम तुमको जिस दिन समझ में आ जाएगा, भले उसमें कितना ही समय लगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मेंडल साहब ने बोला था, और तुम उस दिन मेरी तारीफ करोगे, ठीक है। तो बेटा मेंडल साहब 84 में निकल गए, और उसके 16 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्टों ने सेम वही रिजल्ट निकाल के दिखा दिया जो मेंडल साहब बोलना चाह रहे थे, ठीक। और उन 3 साइंटिस्टों का नाम है सर ह्यूगो डेवरीज, राइट, कार्ल कॉरन्स एंड एरिक वॉन शेरमैक, ठीक है, डिवरीज, कॉरन्स एंड शेरमैक, ठीक है ना। तो इन 3 साइंटिस्टों ने क्या किया, इन 3 साइंटिस्टों ने बताया कि भैया मेंडल साहब जो कह के गए थे वो तीनों बिल्कुल सही बोल के गए थे, मतलब वो मेंडल साहब सही बोल रहे थे। तो इनको कहते हैं 3 रीडिस्कवरर या रीडिस्कवर्ड द मेंडलिज्म। इन्होंने रीडिस्कवरी की, किसकी? मेंडलिज्म की, ठीक है। तो आज जो भी हमको पता है ना, इन 1900, कब की बात है सर? ये 1900 में। तो आज जो भी हम जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं, मेंडलिज्म के बारे में जानते हैं, वो इन 3 की रीडिस्कवरी की वजह से जानते हैं, ठीक है। तो देखो मेंडल साहब की बात शुरू हो गई, 84 में मेंडल साहब निकले, है ना, और उन्होंने बोला था जाने से पहले कि देखो एक समय आएगा, जल्दी आएगा कि तुम मेरा काम पहचान जाओगे, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी की, ठीक। आज जो कुछ भी हम जानते हैं मेंडलिज्म के बारे में, मेंडल साहब के बारे में इनकी वजह से जानते हैं। हालांकि ये ना होते कोई और होता जरूर, ठीक है। ऐसा है ही नहीं कि तुम ना होते तो मेंडल के बारे में पता ही ना चलता। इस धरती पे जो भी काम हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई तो जरूर होता, ये 3 ना होते कोई और होता, ठीक है। चलिए खैर, तो सर ये है हमारे रीडिस्कवरर। अब हम सीखते हैं कि मेंडल साहब ने एक्चुअल में क्या सिखाया, ठीक है। तो बेटा मेंडल साहब ने जो कुछ भी सिखाया उसके लिए उन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया? सर उन्होंने इस्तेमाल किया अपना मटर के पौधे का, ठीक। ये मटर के पौधे का फ्लावर है, ठीक। मटर का पौधा पाइसम सटाइवम, जिसको हम कहते हैं गार्डन पी, है ना सर, पाइसम सटाइवम, ठीक है ना, गार्डन पी। और ये जो गार्डन पी है ये फैमिली फैबेसी का मेंबर है, और बेटा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, राइट सर, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और नेचुरली इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है सर? नेचुरली इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक। तो मेंडल साहब ने क्या देखा, जो उनका एक वो स्कूल टीचर भी रहे थे, ठीक है ना, मोनार्क थे वो ग्रेगर जो उनके नाम में जुड़ा, वो इसीलिए जुड़ा क्योंकि वो एक कहना चाहिए कि प्रिंसिपल टाइप थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने अपने गार्डन में देखा कि मटर के पौधे ग्रो कर रहे हैं और अलग अलग तरह के पौधे ग्रो कर रहे हैं। कि अलग अलग तरह के पौधे ग्रो करने का मतलब है कि किसी पे सफेद फूल है तो किसी पे पर्पल कलर का फूल है, किसी की हाइट लगभग 1.5 मीटर की है तो किसी की 1 फीट की है, ठीक है ना, किसी पे गोल दाने आ रहे हैं, गोल सीड, राउंड सीड आ रहे हैं तो किसी पे रिंकल सीड आ रहे हैं, ठीक। तो उन्होंने देखा यार इतनी सारी वैरायटी है, बात समझिएगा आप। तो उन्होंने देखा इतनी सारी वैरायटी हैं, और उन्होंने एक चीज और नोटिस की कि जिस मटर के प्लांट पे व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, यानी कि कलरलेस फ्लावर हैं, उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन में
अगली जनरेशन में, उसकी अगली जनरेशन में व्हाइट फ्लावर ही आ रहे हैं, जिसपे पर्पल कलर के फ्लावर हैं, वायलेट कलर के फ्लावर हैं, उसमें वायलेट कलर के ही फ्लावर आ रहे हैं। ठीक, जिसमें जो है अगर टॉल प्लांट है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन टॉल ही आ रही है ना, टॉल की नेक्स्ट जनरेशन टॉल ही आ रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेंडल साहब, क्योंकि पाइसम सटाइवम जो है, पाइसम सटाइवम यानी कि जो मटर है हमारी सर, पाइसम सटाइवम में क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, नेचुरली उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इवन बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाता है सर उसके अंदर, बर्ड पॉलिनेशन, राइट। अब मेंडल साहब ने कुल मिला के इस तरह से 7 पेयर करेक्टर्स ढूंढ लिए, है ना। अब थोड़ा सा करेक्टर और ट्रेट हम बताते हैं आपको, ठीक है। करेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। देखो, करेक्टर का मतलब होता है कोई भी एक पैरामीटर जिसपे हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जज करने वाले हैं या इवेल्युएट करने वाले हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आई कलर, ठीक, राइट। मैंने बोला स्किन कलर, ठीक। तो इन दोनों में मैंने किसकी बात की है? एक करेक्टर की बात की है। अगर मैं बोलता हूं, अब आई कलर में देखो कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, कई तरह के फीचर्स हो सकते हैं, जैसे ब्लू आई हो सकती है, रेड आई हो सकती है, ब्लैक आई हो सकती है। तो इन सब में मैं क्या बोल रहा हूं? आई कलर की ही बात कर रहा हूं, है ना। मैंने बोला ब्लैक हेयर, ग्रे हेयर, व्हाइट हेयर, राइट, रेड हेयर मान लो। तो इन चारों पॉइंट में मैंने एक ही बात की है कि कलर का, हेयर का कलर कैसा है, ठीक है। तो करेक्टर और करेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म हैं उसी को अपन क्या कह देते हैं? ट्रेट कह देते हैं। तो करेक्टर की डिफरेंट फॉर्म क्या कहलाती है सर? ट्रेट कहलाती हैं, राइट। कोई भी आप करेक्टर उठाओगे, उसको एक्सप्लेन करोगे, तो सर वो जो एक्सप्लेनेशन में फॉर्म्स आएंगी तो वो कहलाएगा सर ट्रेट। तो अमूमन 2 ट्रेट पाए गए, मेंडल साहब ने देखा कि 2 ट्रेट पाए जा रहे हैं। जैसे करेक्टर अब हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, प्लांट हाइट। मैंने क्या बोला? प्लांट हाइट। करेक्टर मैंने क्या बोला सर? प्लांट हाइट। अब बताना पड़ेगा ना यार कितनी हाइट है। बोला या तो टॉल है या ड्वार्फ है। अब मैं अगर कह रहा हूं कि तू टॉल प्लांट है और दूसरे को मैं कह रहा हूं कि तू ड्वार्फ प्लांट है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? बात तो मैं प्लांट हाइट की कर रहा हूं ना यार, ठीक है। तो करेक्टर प्लांट हाइट हो गया और उसकी जो 2 फॉर्म निकल गई, टॉल या ड्वार्फ होना, वो क्या हो गया? वो ट्रेट हो गया। इतना सा डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, जैसे येलो सीड और ग्रीन सीड। मैंने बोला येलो सीड और ग्रीन सीड, इन दोनों ही बातों में मैंने किसकी बात की है? मैंने बात की है सीड के कलर की। तो करेक्टर क्या हो गया? सीड का कलर। और जो 2 कलर आए हैं निकल के, येलो या ग्रीन, वो क्या हो गए? वो हो गए ट्रेट, ठीक है। तो इतना डिफरेंस होता है। तो इस तरह से मेंडल साहब ने टोटल हमारे डिस्कवरी की, या टोटल करेक्टर लिए सर 7 पेयर, है ना। तो जो 7 पेयर करेक्टर लिए, ठीक है ना, तो टोटल ट्रेट कितने आ गए? 14 ट्रेट आ गए हमारे, है ना। देखो ये सीरियल नंबर लिखे हुए, जैसे टॉल या ड्वार्फ, है ना। टॉल या ड्वार्फ होना, दोनों में किसी की बात हो रही है? दोनों में बात हो रही है सर प्लांट की हाइट की, स्टेम हाइट की। इसी तरह से उन्होंने फ्लावर कलर देखा, फ्लावर की पोजीशन देखी, स्पॉट का शेप देखा, पॉड का कलर देखा, ठीक, सीड का शेप देखा और सीड का कलर देखा। तो ये 7 करेक्टर उन्होंने लिए और उन्होंने पाया कि हर एक करेक्टर की 2-2 फॉर्म हैं। जैसे सीड का कलर पता चला सर, या तो येलो हो सकता है या हरा हो सकता है। सर काले सीड नहीं हो सकते, सर रेड सीड नहीं हो सकते। बोला हो तो सकते हैं पर मटर में नहीं होते। तो मेंडल साहब वाज लकी कि मटर में नहीं होते। तो इस तरह से टोटल 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स। तो मेंडल साहब ने जो स्टडी किए, 7 पेयर्स ऑफ करेक्टर्स। और ये जो करेक्टर्स हैं इसके बीच में जो 2 फॉर्म आ रही है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसे ना कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स, आई ई टोटल 14 ट्रेट्स
चूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने चूज किए सर, टोटल 14 टाइप के प्लांट उन्होंने चूज किए, ठीक है सर। तो वो ये 7 करेक्टर हैं, ठीक है ना। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। कॉन्ट्रास्ट क्यों? बिल्कुल अपोजिट है। तू कैसा प्लांट है? बोला सर मैं टॉल प्लांट हूं। तो दूसरा वाला ड्वार्फ है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो गया, ठीक है। तो सर टोटल 14 टाइप्स ऑफ प्लांट्स चूज्ड बाय मेंडल्स। अब मेंडल साहब ने क्या किया? मेंडल साहब ने जब देखा कि टॉल का बेबी टॉल, ड्वार्फ का बेबी ड्वार्फ, ठीक, जिस प्लांट पे ग्रीन कलर की फली आ रही है, सपोज करो कौन सी फली आ रही है सर? ग्रीन कलर की फली। तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फिर से ग्रीन कलर की फली आ रही है। जिस पे येलो कलर की फली आ रही है, पॉड आ रही है, उस पे नेक्स्ट जनरेशन में येलो कलर की पॉड आ रही है। तो मेंडल साहब ने एक टर्म यूज किया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। क्या यूज किया सर? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। अब ट्रू ब्रीडिंग प्लांट यूज हो गया कि यार ये तो हमेशा अपने जैसा ही बेबी प्रोड्यूस करता है, ठीक। फिर मेंडल साहब ने देखा कि यार इसमें तो सेल्फिंग होती है। तो मेंडल साहब ने क्या किया? इनकी आपस में क्रॉस कराने स्टार्ट की, मतलब आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस किया, ठीक है। ये मेंडल साहब ने करना स्टार्ट किया। टोटल मेंडल साहब को 7 साल लगे, ठीक। और मेंडल साहब को जो 7 साल लगे, ठीक है सर, उसमें उनको, है ना, अगर मैं इसको फटाफट से यहां पर नोट कर दूं, ठीक है, तो मेंडल वर्कड फॉर 7 ईयर्स, ठीक है सर। और वो 7 साल कौन से थे? 1856 से शुरू करके 1863 तक, है ना सर। एंड इन 1865 मेंडल साहब ने अपना रिसर्च पब्लिश कर दिया। पब्लिश्ड हिज वर्क, ठीक है सर, इन 1865, हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्लांट, ये उनके वर्क का नाम था सिंपली, है ना, ठीक है सर। अब सर उन्होंने 7 साल किया क्या? तो देखिए सर, समझिए सर पहले, फिर अपन बोर्ड पे समझेंगे कि क्या किया उन्होंने 7 ईयर। तो उन्होंने देखा कि टॉल प्लांट, तेरे अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो तेरी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होती है? टॉल होती है। ड्वार्फ प्लांट, तेरे अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो तेरी नेक्स्ट जनरेशन कैसी होती है? सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से ड्वार्फ होती है। जिस पे येलो कलर का पॉड आ रहा है, उसके नेक्स्ट जनरेशन येलो कलर की पॉड आ रही है। जिस पे ग्रीन कलर का पॉड आ रहा है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन ग्रीन कलर की पॉड आ रही है। ऐसे चल रहा है। जिसमें फ्लावर टर्मिनल पोजीशन पे लग रहे हैं, उसमें टर्मिनल पोजीशन पर ही फ्लावर लग रहे हैं। जिसमें एक्सियल पोजीशन पे लग रहे हैं, उसमें एक्सियल पे ही फ्लावर लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वालों को आपस में क्रॉस कराया कि मैं टॉल का ड्वार्फ से क्रॉस कराऊंगा। अब क्रॉस कराने कराएं, क्या क्या मतलब है क्रॉस कराऊंगा? मैं राउंड सीड वाले का रिंकल सीड वाले से क्रॉस कराऊंगा। क्या मतलब है क्रॉस कराऊंगा? इसका यह मतलब है कि मेंडल साहब उनमें आर्टिफिशियल क्या करवाएंगे? पॉलिनेशन करवाएंगे। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा सर? उनको स्टेमन्स को काटना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं बोलूं स्टेप्स ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स, स्टेप्स ऑफ मेंडेलियन या मेंडल एक्सपेरिमेंट भी हम लिख सकते हैं, स्टेप्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। और इन स्टेप से आपको पता चलेगा उसे 7 साल क्यों रखा है, ठीक। देखो, नंबर 1, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, कि मेरे को क्रॉस किस किस के बीच में कराना है, पहले मैं वो पता लगाऊंगा। तो सर मेंडल साहब ने, जैसे मेंडल साहब ने सोचा कि मेरे को टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराना है, तो टॉल और ड्वार्फ हो गया, ठीक। या मुझे राउंड और रिंकल कराना, तो राउंड और रिंकल हो गया, ठीक है सर। नंबर 2, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मतलब उसमें हमको जो सेल्फिंग कर रहे हैं, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उनमें अब हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। सर कैसे कराएंगे, वो बात की बात है, ठीक है। नंबर 3,
उन्होंने जो किया सेल्फिंग इन हाइब्रिड प्लांट। सर ये क्या माजरा है, ये कैसे होती है? अभी हम इस स्टेप का डिटेल थोड़ा सा समझेंगे। भैया आप सीधी सी बात है, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया मेंडल साहब ने। सबको पता है कि टॉल बेबी पैदा हुआ। मैं राउंड और रिंकल सीड वाले प्लांट का क्रॉस कराता हूं। अब देखो राउंड सीड, रिंकल सीड दोनों आपस में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, मैंने उनका क्रॉस कराया। तो मुझे अगली जनरेशन में हाइब्रिड जो मिल रहा है, F1 जो हाइब्रिड मिल रहा है, वो कैसा मिल रहा है? वो राउंड मिल रहा है। ठीक, तो मैंने उस राउंड में सेल्फिंग होने दी। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। फिर हमको F2 जनरेशन आ गई। ठीक, अब F2 जनरेशन की हमने कर ली कैलकुलेशन। ठीक है सर। नंबर 4 स्टेप कैलकुलेशन। ये 4 स्टेप में मेंडल साहब ने बहुत मेहनत की और सर उनको तब जाके सक्सेस मिली, और वो भी तुरंत नहीं मिली, लगभग 16-17 साल बाद मिली उनके मरने के। 65 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, उसके 35 साल बाद उनको क्या मिली? सक्सेस मिली। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है? तो देखो भैया सीधी सी बात है, हमारा जो मटर का पौधा है वो कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो उसमें पहले हम क्या करेंगे? स्टेमन्स रिमूव करेंगे। तो पहला स्टेप होगा रिमूवल ऑफ स्टेमन, और रिमूवल ऑफ स्टेमन को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पर्पल फ्लावर के इन्होंने स्टेमन हटा दिए। समझ रहे आप बात को? दिस इज आई होप पर्पल, या ये पर्पल है शायद। ठीक है, तो पर्पल फ्लावर के क्या हटा दिए? स्टेमन हटा दिए। तो सर पर्पल कैसा प्लांट बन जाएगा? फीमेल। ठीक, या अब इस पे हमने व्हाइट फ्लावर से क्या कर दिया? पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर पॉलन फ्रॉम स्टेमन्स ऑफ व्हाइट फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पर्पल फ्लावर। हो गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, उसके बाद सब कुछ जो देखा जाएगा, जो F1 जनरेशन आएगी वो किस पे आएगी? पर्पल वाले पे। क्योंकि यार ये सबको पता है, ठीक, कि जो फीमेल प्लांट है, राइट, उसी में हमारा क्या होता है? फ्रूट आते हैं। जैसे ये, ठीक, ये देख लो, ये क्या कर दिए? पर्पल फ्लावर से एंथर हटा दिए। तो पर्पल फ्लावर क्या बन गया? सर पर्पल फ्लावर क्या बन गया? पर्पल बन गया फीमेल। ठीक, और जो व्हाइट फ्लावर है जिसके हम क्या ले रहे हैं? पॉलन ले रहे हैं, वो कौन है? मेल कौन है? व्हाइट वाला। तो पर्पल फ्लावर के एंथर काट दो। एंथर काट दोगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, और उधर जो व्हाइट कलर का फ्लावर है, व्हाइट कलर के फ्लावर से कहो कि बेटा यार तुम अपने पॉलन दो। ठीक है ना, पॉलन लेके ब्रश की हेल्प से किस पे डाल देंगे? स्टिग्मा ऑफ पर्पल फ्लावर पे डाल देंगे। सर ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक, ये हो गई, ये पेरेंटल जनरेशन होगी। ये पर्पल और व्हाइट क्या हो गई सर? ये हो गई हमारी पेरेंटल जनरेशन। अब क्या होगा? ये जो पर्पल फ्लावर वाला प्लांट है, इसमें आपने पॉलन डाल दिए हैं, फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो पर्पल फ्लावर है, यहां पर फ्रूट्स आ जाएंगे, इस तरह की फली आ जाएंगी, है ना, ये पॉड आ जाएगी, पॉड के अंदर सीड निकलेंगे, उन सीड को आप जमीन में बो दोगे, और जो पेड़ आएंगे, जो प्लांट आएंगे, वही क्या कहलाएंगे सर? वो कहलाएंगे F1 जनरेशन के प्लांट। आ गया सर? तो पर्पल और व्हाइट का क्रॉस कराया। जैसे यहां पर अगर आप सबसे सिंपल लें, जैसे मान लो टॉल प्लांट है, ये डॉर्फ प्लांट है, तो किसी एक के एंथर काट दो। टॉल के एंथर काट दिए तो टॉल क्या हो गया? फीमेल प्लांट। डॉर्फ क्या हो गया? मेल प्लांट। उनमें इस तरह से पॉलिनेशन करा दो। ठीक है, करा दिया तो जो जनरेशन आएगी, फिर फली आ जाएगी, फली में से जो सीड निकलेंगे वो क्या होंगे? वो होंगे F1 जनरेशन के प्लांट या फर्स्ट जनरेशन के प्लांट। अब सर बात समझिए, तो ये हमारे 2 स्टेप हो गए। कौन से 2 स्टेप हो गए? ये वाले, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो F1 जनरेशन के प्लांट आए, ये सब कैसे प्लांट है? ये बाइसेक्सुअल प्लांट है यार। इनमें क्या होगा? इनमें होगा सेल्फ पॉलिनेशन, और इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा?
इनमें इनमें भी फ्रूट्स आएंगे, इन सब पे फ्रूट आएंगे, उन सब में फलियां आएंगी, उनके अंदर जो दाने होंगे उनको जब जमीन में डाल देंगे तो कौन सी जनरेशन आ जाएगी? F2 जनरेशन आ जाएगी। ठीक है सर। और F2 जनरेशन की हमको क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी। और इस कैलकुलेशन के बेस पर फिर मेंडल साहब ने अपने रिकॉर्ड्स पब्लिश किए थे, जो कि काफी तगड़े तगड़े रिकॉर्ड थे। आप सोच के देखिए, जैसे यहां पर ये एक पर्पल फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है। एक पर्पल फ्लावर वाले प्लांट पे एक फली आई, मान लो एक ही फली आई, और उस एक फली में से कितने 1 2 3 4 5 प्लांट बन गए। मैं कह रहा हूं सर, एक पर्पल फ्लावर वाले प्लांट पे 100 फलियां आई, 100 पॉट्स, तो कितने प्लांट आ गए? 500 सर, 500 प्लांट्स। F1 जनरेशन में 500 प्लांट। अब फिर से 500 प्लांट्स, 500 प्लांट्स पे हर एक पे 100 फली आ जाएं, और उसके अंदर 5 सीड हो, तो 500 इंटू 500, सर ये कितना सारा नंबर हो जाएगा? 2,50,000। तो उन सब की वो कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है, तो काफी बड़ी सेल्फिंग हमको मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज द स्टेप, राइट। अब आप समझिएगा बात को ध्यान से, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि जब उन्होंने देखा, इस तरह से उन्होंने किया, तो उन्होंने पाया कि जब हम इस तरह से क्रॉस करते हैं तो उन्होंने एक चीज पाई कि जब मैं दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का आपस में क्रॉस करता हूं तो मुझे हमेशा F1 जनरेशन में कोई एक ट्रेट ही मिलता है, दूसरा ट्रेट नहीं मिलता है। गेटिंग माई पॉइंट? एवरी टाइम आई एम गेटिंग वन ट्रेट ओनली, दूसरा ट्रेट मिल ही नहीं रहा है। कि जब मैं हाइब्रिड में दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मिलाता हूं, जब मैं टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस करता हूं तो मुझे हमेशा टॉल मिलते हैं, जब मैं रिंकल और राउंड का क्रॉस करता हूं तो मुझे हमेशा राउंड मिलते हैं। ठीक है ना, जब मैं वायलेट और व्हाइट फ्लावर का क्रॉस कराता हूं तो हमेशा व्हाइट मिलते हैं, जब मैं एक्सियल और टर्मिनल वाले फ्लावर का क्रॉस कराता हूं तो मुझे हमेशा एक्सियल मिलते हैं, जब मैं इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड का क्रॉस कराता हूं तो मुझे इन्फ्लेटेड पॉड मिलती हैं, मतलब फूली हुई पॉड। ठीक, जब मैं राउंड और रिंकल सीड का आपस में क्रॉस कराता हूं तो मुझे हमेशा राउंड सीड मिलते हैं। तो उन्होंने यहां से टर्म देना शुरू कर दिया डोमिनेंट और रिसेस से। ठीक है, तो सर ये जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिखे हैं ये इस हिसाब से लिखे हैं कि डोमिनेंट वर्सेज रिसेस, ये इस तरह से लिखे। टॉल और ड्वार्फ में टॉल डोमिनेंट है, हालांकि डोमिनेंट क्या होता है अभी हम और आगे चल के बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो सर इस तरह से मेंडल साहब ने जो है क्रॉस किया। तो पहले उन्होंने एक एक करेक्टर का क्रॉस किया, तो उसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी के मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। और इसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन करेक्टर। ठीक, तो इसको पढ़ने का ट्राई करते हैं, फिर हम देखेंगे अलील क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो बेटा P मतलब पेरेंट, उन्होंने टॉल और ड्वार्फ मान लीजिए पेरेंट ले लिए हैं, है ना। और सर मान लो टॉल वाले प्लांट के एंथर काट दिए हैं, तो टॉल वाला प्लांट क्या हो गया? फीमेल प्लांट, और ड्वार्फ वाला क्या हो गया? मेल प्लांट। तो ड्वार्फ के जो एंथर हैं वहां से पॉलन कलेक्ट करेंगे और इधर टॉल वाले प्लांट के स्टिग्मा पे डाल देंगे। ठीक है, टॉल वाले प्लांट पर सर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद टॉल वाले प्लांट पर फ्रूट्स आएंगे, और फ्रूट्स आने के बाद हम क्या करेंगे? फ्रूट्स आने के बाद हम देखेंगे कि उन पर फली आ गई हैं, फ्रूट्स मतलब फली आ गई हैं, और सर फली आने के बाद हम देखेंगे कि हम उन फलियों को जब बो देते हैं, उन फलियों के अंदर जो सीड होते हैं, पॉड के अंदर जो सीड होते हैं जो वो बो देते हैं, वो सारे प्लांट हमारे कैसे आते हैं? टॉल आते हैं। बस इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम बोलेंगे F1 जनरेशन या फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। ठीक है, या सर अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं कि मैं इसको
इसको मेल बनाता हूं और इसको फीमेल बनाता हूं, ऐसे मान लो। यानी कि इस बार मैंने किसके एंथर काटे, मैंने एंथर काटे हैं ड्वार्फ प्लांट के, तो ड्वार्फ प्लांट फीमेल बन गया, ठीक है। तो F1 जनरेशन में कैसे प्लांट आएंगे, तो भी टॉल आएंगे, ठीक है। अब ये जो टॉल प्लांट आए हैं F1 जनरेशन में, इनमें सब में फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक। इनमें थोड़े दिनों बाद फ्लावर आएंगे और वो फ्लावर अपने आप सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कि भाई तुम्हारे पास अपना अपना एंथर और स्टिग्मा है ही, वही करते रहो जैसे करते हो। तो सेल्फिंग करने के बाद देखा मेंडल साहब ने कि टॉल प्लांट भी आए हैं और ड्वार्फ प्लांट भी आए हैं, ठीक। और ये जनरेशन कौन सी है, F2 जनरेशन है। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, यस और नो? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, खुशियां बांटो, ठीक है। तो सर F2 जनरेशन आ गई, टॉल एंड ड्वार्फ आ गए, और उन्होंने फिर कैलकुलेशन की। ये जो थर्ड स्टेप है, दिस दे डिड देन कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में उन्हें प्राप्त हुआ कि मोटा मोटी 75% प्लांट जो है वो कैसे हैं, टॉल हैं, और 25% कैसे हैं, वो ड्वार्फ है। 75% इंटू 25%, ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो दे डिड दिस, दे गेट दिस रेशियो। इसी को हम कहते हैं 3:1 का रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, या दिस वन। देन दे थॉट अबाउट इट कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि यार हुआ तो हुआ कैसे, ये चमत्कार हुआ कैसे सर। सर हाउ इट इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, दे आर थिंकिंग अबाउट इट। पहले तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एक बात बताओ, कि जो F1 जनरेशन में हमारा ड्वार्फ करेक्टर था, ये गायब हो गया था, ये वापस कैसे आ गया, पहला डाउट, ठीक है। पहला डाउट क्या है कि ये जो गायब हो गया था, ये वापस कैसे आया, राइट, या और वापस आया भी तो 25% रेशियो में आया, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये फिनोटिपिक रेशियो आ गया, पेरेंट्स F1 F2, है ना सर। तो यार मामला समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा उन्होंने हर किसी के साथ करके देखा। उन्होंने राउंड और रिंकल के साथ करके देखा, तो उनको यहां राउंड मिल रहे हैं, ऑल राउंड। यहां राउंड और रिंकल का फिर वही 3:1 का रेशियो, ठीक। जैसे आप ये देख सकते हो, ये रेशियो की एक टेबल है, ठीक है। जैसे ये एक बहुत बढ़िया वही डायग्राम है, बहुत शानदार बुक से हम लेके आते हैं आपके लिए सर, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ बांटिए, खुशियां बांटिए, ठीक है। सर पी जनरेशन में हमने क्या लिया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मतलब जो हमेशा अपने जैसे ही बेबी प्रोड्यूस करते हैं, कि मैं पर्पल हूं तो भैया मेरे बच्चे में से पर्पल ही होंगे, मैं व्हाइट हूं तो व्हाइट ही होंगे। अब इन दोनों का क्रॉस करा लिया तो सारे प्लांट कैसे आए, पर्पल फ्लावर वाले। ये F1 जनरेशन के क्या हो गए, हाइब्रिड। इनकी आपस में सेल्फिंग होने दी, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या मिल रहे हैं, F2 जनरेशन में 705 पर्पल मिल रहे हैं और 224 व्हाइट मिल रहे हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3:1 का ही रेशियो आने वाला है, ठीक। मेंडल साहब ने ये अभी समझाते हैं, ठीक। मेंडल साहब ने बेटा इस चीज का हर एक करेक्टर को लेके क्या किया, क्रॉस कराया फॉर एवरी करेक्टर, ठीक है ना। जैसे उन्होंने पर्पल और व्हाइट का क्रॉस कराया तो सारे पर्पल मिले, ठीक। टर्मिनल और एक्सियल का कराया, सारे एक्सियल मिले। येलो और ग्रीन का कराया, सारे येलो मिले। राउंड और रिंकल का कराया, F1 जनरेशन में सारे के सारे राउंड मिले। ग्रीन पॉड येलो पॉड का कराया तो सारे ग्रीन मिले। स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड पॉड मतलब फूली हुई पॉड, पिचकी हुई पॉड का कराया तो सारी फूली हुई पॉड मिली, ठीक। टॉल ड्वार्फ कराया, सारे टॉल मिले, ठीक। यानी कि सारे डोमिनेंट यहां पर मिले। और F2 जनरेशन में जब आपने देखा कि दोनों हमें मिल रहे हैं और लगभग 3:1 के रेशियो में, मोटा मोटी 3:1 के रेशियो में वो हमें मिल रहे हैं,
तो मोटा मोटी रेशियो क्या आया 3:1। इसमें 3:1 किसका रेशियो है सर 3:1 रेशियो है डोमिनेंट इंटू रिसेसिव। अब उन्होंने टर्म दे दी रिसेसिव कि डोमिनेंट 75% होंगे और रिसेसिव 25% होंगे, यानी के और ये रेशियो किस में आया है सर इन F2 जनरेशन। सर ये रेशियो किसके बीच का आया है डोमिनेंट एंड रिसेसिव का 3:1 का F2 जनरेशन का। सर याद रखेंगे कि कभी भी F1 जनरेशन में रेशियो नहीं आते हैं। तो मेंडल साहब ने यहां से डोमिनेंट और रिसेसिव कहना शुरू कर दिया। सर ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे हो इन सबको करने में उन्हें ये 7 साल लग गए। पहले पेरेंट का सिलेक्शन, फिर उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, ठीक कि भैया किसका किसका क्रॉस कराना है, फिर उसके बाद F1 जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन की सेल्फिंग और उसके बाद फिर कैलकुलेशन बन गया। ठीक, तो ये आ गया। अब उन्होंने कहा कि यार अब कुछ तो करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मेंडल को। उन्होंने ये डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म दे दी। क्या डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म दे दी कि देखो जब मैं दो अपोजिट ट्रेट एक साथ मिलाता हूं तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट आता है। ठीक, उसी ट्रेट को मैं क्या कहता हूं, उसी ट्रेट को मैं सर डोमिनेंट ट्रेट कहता हूं। दैट इज नोन एज व्हाट डोमिनेंट ट्रेट। कि आउट ऑफ टू contrasting trait in a hybrid only one trait is visible and another trait is not visible, that doesn't appear in F2 generation, that recessive trait reappears but in only 25% ratio। ठीक है कि when I mix the two opposite traits then in F1 generation only one trait is available, another trait is not available, ठीक, not appearing in F1 hybrid। in F2 generation that disappear trait again reappears but in only 25% ratio। ठीक है, तो अब वो डोमिनेंट ट्रेट बोलता है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। वो बोलता है कि जो ट्रेट दोनों जनरेशन में अपियर हो रहा है, द ट्रेट दैट इज अवेलेबल इन बोथ जनरेशन दैट इज डोमिनेंट ट्रेट एंड द ट्रेट दैट इज विजिबल ओनली इन F2 जनरेशन दैट इज रिसेसिव ट्रेट। Getting my point, my dear friends? The trait that is visible only in F2 generation that is known as what? That is known as recessive trait। उसको हम recessive trait कहेंगे। सब मजा नहीं आया, कलर बदलते थोड़ा सा, जिंदगी बहुत रंगीन है। My dear friend, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि इन F1 हाइब्रिड आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ओनली वन ट्रेट इज विजिबल एंड अनदर इज नॉट विजिबल। द ट्रेट which is visible in both F1 and F2 generation that is dominant trait, and the trait which is visible only in F2 generation and is absent from F1 generation that is recessive trait। जो trait दोनों में से F1 F2 दोनों में मिल जाए वो dominant है, और जो सिर्फ F2 में मिले 25% रेशियो में मिले वो recessive है। that is the point। ये हो गया law of dominance। ठीक है, अब मेंडल साहब खोद रहे हैं यार हो क्या रहा है, मामला चल कैसे रहा है। तो उन्होंने अलील टर्म यूज किया, मतलब उन्होंने एक लेटर लिखने शुरू किया। अलील टर्म हालांकि दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है सर, हाँ, अलीलोमॉर्फ उसको हम कहते हैं। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि यार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ट्रेड वापस से आ जा रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर्स यूज करने शुरू किए। उन्होंने क्या लेटर यूज करने शुरू किया, देखो बताते आपको। उन्होंने कहा कि यार मैंने ये 7 पेयर लिए हुए हैं, बिल्कुल लिए हुए हैं, ठीक, तो मैं क्या करता हूं, और मैंने ये पता लगा लिया है कि कौन से करेक्टर के लिए
कौन से करेक्टर के पेयर में से, ट्रेट के पेयर में से कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है, ये मैंने पता लगा लिया। जैसे स्टेम हाइट के लिए टॉल और डॉर्फ में से कौन डोमिनेंट है, टॉल, तो मैं उसके लिए क्या टर्म यूज कर लूंगा, मैं उसके लिए टी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, टी। डोमिनेंट वाले के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव वाले के लिए स्मॉल टी। उन्होंने लेटर यूज करने शुरू कर दिए, ठीक। जैसे फ्लावर कलर में मुझे पता चल गया कि कौन डोमिनेंट है, वायलेट और व्हाइट रिसेसिव है, तो कैपिटल वी और स्मॉल वी ऐसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, तो कैपिटल ए या स्मॉल ए, ये यूज कर सकते हैं। हालांकि हमारी एनसीईआरटी में कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू यूज किया हुआ है, तो कुछ भी अपन यूज कर सकते हैं, बट मैसेज क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे पॉड कलर है, ठीक, पॉड कलर में ग्रीन कैपिटल है, वो सॉरी डोमिनेंट है, तो कैपिटल जी या और रिसेसिव के लिए स्मॉल जी। सीड शेप है, कैपिटल आर या फिर स्मॉल आर। सीड कलर येलो डोमिनेंट है, तो उन्होंने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ऐसा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हो गए उनके अलील, राइट। इसको कैपिटल वी या स्मॉल वी आप लिख सकते हो, या अगर व्हाइट से भी लोगे डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेंडल साहब ने जनरली इसको फॉलो किया। अब मेंडल साहब ने सोचा कि यार हाउ इट इज पॉसिबल कि चल क्या रहा है, तो उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया और उन्होंने एक रूल दिया, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ठीक है सर। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक रूल है लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। और माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर में मेंडल साहब ने क्या बोला कि इन एवरी प्लांट के इन प्लांट सेल ईच एंड एवरी फैक्टर वर्क्स और इज प्रेजेंट इन पेयर्ड कंडीशन, के पेयर कंडीशन में होता है। मतलब कि अगर मैं कह रहा हूं कि टॉल प्लांट है या ड्वार्फ प्लांट है, तो सर टॉल प्लांट में क्या होना चाहिए, बोला कैपिटल टी, तो कैपिटल टी अकेला नहीं होगा, दो कैपिटल टी होंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। और अगर मैं ड्वार्फ बोल रहा हूं तो ड्वार्फ के लिए हमने क्या लिया है, स्मॉल टी, तो स्मॉल टी दो होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है ना। ये प्योर कंडीशन के हैं, प्योर यानी के ट्रू ब्रीडिंग के हैं। तो मेंडल साहब ने ये बात बोली, ठीक, और मेंडल साहब ने ये बात बोली कि ये पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। और जब फिर गैमीट बनते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जब वो गैमीट बनते हैं, तो सर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक। तो जैसे अपन लेते हैं, शुरू करते हैं, टेस्ट टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ड्वार्फ का ये क्या हो गया, स्मॉल टी, और टॉल का क्या हो गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये आ गए हमारे पेरेंट्स, पी मतलब पेरेंट्स, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सपोज करो टॉल के एंथर्स हमने कट कर दिए, तो सर टॉल प्लांट हो गया हमारा फीमेल, और ड्वार्फ जो वाइट है उसके हमने एंथर से पॉलन ग्रेन लिए, कलेक्ट किए और टॉल के स्टिग्मा पे डाल दिए। तो मेंडल साहब ये कहते हैं कि जब ये कैपिटल टी हैं, ये पेयर में हैं, जब ये और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनता है, ठीक है, तो जो गैमीट बनेगा तो उस गैमीट में कोई एक जाएगा, देयर विल बी प्रेजेंट ओनली वन, ठीक। तो गैमीट में क्या हुआ, कैपिटल टी, और इधर से गैमीट में क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक। तो भाई कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इन दोनों का जब हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं या सिनगैमी करा रहे हैं, तो एक्चुअली जो टॉल प्लांट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो आप समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि टॉल प्लांट से कैपिटल टी मिला है और ड्वार्फ प्लांट से स्मॉल टी मिला है। चूंकि इस हाइब्रिड पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसलिए वो क्या है, इसलिए वो
टॉल है। तो F1 जनरेशन क्या आ गई? F1 जनरेशन कैसी आ गई सर? ऑल टॉल आ गए, ऑल टॉल। अब यहां से एक बात आती है निकल के, और वो बात क्या आती है निकल के? वो बात ये आती है निकल के कि यार ये टॉल है, ये भी टॉल है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? बोला ये प्योर टॉल है, ये नेचुरल टॉल है, ये वो टॉल है जो नेचर में पाया जाता है, जो बार बार सेल्फिंग करने से प्रेजेंट होता है इस धरती पर। और ये वो टॉल है जो हाइब्रिड के बाद बनाया गया है। ये ऑल टॉल है, ये हाइब्रिड है। ये क्या है? ये हाइब्रिड टॉल है, ये F1 हाइब्रिड के टॉल है। इसके अंदर जो देखो, अब मटर का पौधा सामने खड़ा हुआ है, उसके अंदर थोड़ी ना दिख रहा कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये कैलकुलेशन में पता चल रहा है कि इस रूल के हिसाब से गैमीट में एक ही आएगा, कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हाइब्रिड बन जाएगा। ठीक है, तो सर ये कंडीशन हेटेरोजाइगस कहला रही है और ये कंडीशन होमोजाइगस कहला रही है ना? ये टॉल कहना फिनोटाइप हो गया, कैपिटल टी कहना जीनोटाइप हो गया। ठीक है ना? टॉल कहना इनको क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है, और उसका जो अलील का कंस्टिट्यूएंट है, अलील का कंस्टिट्यूशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या हो गया? ये हो गया जीनोटाइप। क्या टर्म आ गई सर यहां पर? जीनोटाइप, मतलब जीन का टाइप। ठीक, जीनोटाइप आ गया। ठीक है, तो जीनोटाइप में हमारों को क्या पता चला सर? होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये हमको पता चल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर दोनों अलील सेम हैं, इफ बोथ अलील आर सेम, तो डेट इज होमोजाइगस, एंड इफ बोथ अलील आर डिफरेंट डेट इज हेट्रोजाइगस। ये हमारा पता चल गया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये सारे टॉल आ गए। ठीक है सर, टॉल आ गए। नाउ F2 जनरेशन में क्या हो रहा है? वो इस टॉल की इसी टॉल से क्या कर रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं भाई, सेल्फिंग करा रहे हैं ना, यानी कि त्वमेव माता त्वमेव पिता। इसी टॉल की इसी टॉल से क्या करा रहे हैं? फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि 75% मिल जा रहा है? ठीक है, तो सर देखिएगा, जाहिर सी बात है कि इस टॉल को मैं दो बार लिख लेता हूं। ये आ गया। ठीक, वंस इट इज मेल एंड वंस इट इज फीमेल। ठीक, और जब ये क्रॉस करेगा, ठीक है ना, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूं ड्यू टू द लेक ऑफ टाइम, सॉरी लेक ऑफ स्पेस। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है भाई, ये F1 जनरेशन आ गई, सुसाइड, सही शक्तिमान। ठीक, दिस इज F1 जनरेशन, और अब हम इनको ऊपर रख सकते हैं। एक को हमने मेल मान लिया है और एक को हमने फीमेल मान लिया है। ठीक है ना, ये F1 जनरेशन के हैं। तो उन्होंने कॉम्बिनेशन बैठाया कि ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, या ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो सर, इसके गैमीट बनाओ आप। क्या बोल रहे हैं मेंडल साहब के, जब गैमीट बनेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों अलील्स अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलील अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, फैक्टर की दो फॉर्म क्या कहला रही हैं? अलील कहला रही हैं। जैसे करेक्टर की दो फॉर्म क्या कहला रही हैं? ट्रेट कहला रही हैं। करेक्टर क्या है? हाइट, और ट्रेट क्या है? ड्वार्फ या टॉल। तो हाइट के लिए क्या लिया उन्होंने? हाइट के लिए ले लिया टी। क्या ले लिया सर? टी। अब हाइट की दो फॉर्म है, हाइट की क्या है? दो फॉर्म है। सर ये जो टी दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? फैक्टर, और इसी को बाद में बोला गया जीन। अब इस फैक्टर की दो फॉर्म है, और उन फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अगर मैं खाली टी बोल रहा हूं तो मैं फैक्टर या जीन बोल रहा हूं, और अगर मैं कैपिटल टी और स्मॉल टी बोल रहा हूं तब मैं अलील बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अलील या अलीलो फॉर्म बोल रहा हूं। एंड अलील आर फॉर ट्रेट एंड अलील्स आर फॉर
ट्रेट्स, ठीक। अलील जो है वो ट्रेट के लिए होते हैं। जैसे मैंने बोला पेन, और फिर मैंने बोला ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, ठीक है। तो मैंने दो अलग क्लियर बता दिए। तो कैपिटल टी किसके लिए हो गया? टॉल ट्रेट के लिए। और स्मॉल टी किसके लिए हो गया? ड्वार्फ ट्रेट के लिए। ठीक है। तो जैसे करेक्टर की दो फॉर्म है, ऐसे ही अलील जीन की दो फॉर्म है, फैक्टर की दो फॉर्म है। ठीक है, तो बस उन्हीं को अलील कहते हैं, सिंपल। ठीक है। तो जब दो अपोजिट अलील मिले तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। अब ये कितने गैमीट बनाएगा? तो दोनों अलग हो जाएंगे। सर जब दोनों अलग हो जाएंगे तो सर एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी। ये गैमीट्स हो गए। और सर सेम ऐसे ही गैमीट कौन बनाएगा? सेम ऐसे ही गैमीट दूसरा पेरेंट बनाएगा। ये दो गैमीट इसके आ गए। ठीक है। तो सर ये जो दो गैमीट्स आ गए, ये आ गए गैमीट्स। ये क्या है सर? गैमीट्स। अब ये गैमीट जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सर गैमीट जब मिलेंगे तो दे विल प्रोड्यूस्ड F2 जनरेशन। और गैमीट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, देखो ये कोई किसी के साथ भी मिल सकता है। अगर ये और ये मिला तो क्या आएगा? तो आएगा सर कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, कैपिटल टी आ गया। अगर ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब अगर ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिलेगा तो क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक। और सर जब ये वाला स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से मिलेगा तो क्या आएगा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन जब उन्होंने कर लिया तब मेंडल साहब को समझ में आया कि नाउ इट्स वेरी क्लियर कि वाई 75% आर टॉल एंड वाई 25% आर ड्वार्फ। कि ये चार कॉम्बिनेशन मुझे मिले, जिन चार में से इन तीन के पास कैपिटल टी इज देयर। और ये आउट ऑफ 4 दिस अकेला क्या है? ये अकेला जिसमें स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि दिस इज द सॉल्यूशन। कि वाई, हाउ सर इट इज पॉसिबल कि F2 जनरेशन में जो ट्रेट F1 जनरेशन में गायब हो गया था वो मिल वापस आ पा रहा है, वो इस वजह से वापस आ पा रहा है। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि ये वापस कैसे आया। सर इसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1/4। आप प्रोबेबिलिटी देखिए सर, दिस इज 1/4। इट्स प्रोबेबिलिटी, ये जो कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी है, दिस इज 1/4। एंड सर दीज टुगेदर दीज आर 2/4। ठीक, 1/4 2। आप देख सकते हैं ना भाई, टोटल 4 टाइप आए हमारे पास, 1/4, 2/4, 1/4। और ये है टॉल, दैट इज 3/4। एंड दिस इज ड्वार्फ, दैट इज 1/4। सामने से दिख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये सब अब उन्होंने सबके साथ करके देखा। ठीक है, मेंडल साहब ने हर करेक्टर के साथ करके देखा। एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। और ये वही सब दिया हुआ है। ठीक है, कि भैया पेरेंटल जनरेशन लिया, पेरेंटल जनरेशन, ठीक, पेरेंटल जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ लिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, सबका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, तो 3 ऑफस्प्रिंग टॉल आ रहे हैं और एक अकेला ड्वार्फ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पेरेंट कैपिटल टी, स्मॉल टी। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैपिटल टी, स्मॉल टी। और F2 जनरेशन में कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, जो मैं आपको यहां पर सिखाया हूं। ठीक,
So my dear friend, this 1/4, 2/4, 1/4, this is genotypic ratio, and 3:1 या 3/4 into 1/4 इज phenotypic ratio. इसी चीज को मैं फटाफट से एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं. राउंड सीड, रिंकल सीड, ये हो गया पेरेंट. ठीक, अब राउंड में हमने क्या लिया हुआ है अलील, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये हो गया उसका जीनोटाइप. इसका क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर. ठीक है सर. F1 जनरेशन क्या आ गई, कैपिटल आर स्मॉल आर ऑल राउंड. अब इसकी कराई सेल्फिंग. जब सेल्फिंग कराई तो बेटा इस बार एक बना लेते हैं बोर्ड, चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, इस पनेट स्क्वायर में हम दिस वन, एक तरफ मेल के गैमीट, एक तरफ फीमेल के गैमीट. ठीक है, मेल के गैमीट कौन से होंगे भैया, सेम कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक, और फीमेल के गैमीट वही कैपिटल आर स्मॉल आर. सिंपल रहने वाले भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. सर स्मॉल आर को कुछ और कलर दे देते हैं. बिल्कुल सर, बात तो सही है. स्मॉल आर. ठीक, तुम भी कैसे हो जाओ भैया, तुम भी वाइड हो जाओ, स्मॉल आर. अब बस मिक्स करके लिख दो. ठीक, ये कैसे आने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल आर. ये कैसे आने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. और ये कैसे आने वाला है, स्मॉल आर स्मॉल आर. तो जो दिख रहा है तुमको ये जीनोटाइप है, और जो इसकी वजह से आएगा वो फिनोटाइप है. दिस इज F1, दिस इज F2. ठीक, तो सर F2 जनरेशन में जीनोटाइप की अगर आप बात करेंगे तो हाउ मेनी टाइप ऑफ जीनोटाइप आर देयर, 3 टाइप. 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप आर देयर. फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर. 1/4, 2/4 एंड 1/4. और सर यही 3/4 जो हैं, ठीक, यही 3/4 मिला के क्या बनाने वाले हैं सर, फिनोटाइप. ये देखो 1/4 प्लस 2/4 3/4 हो जाएगा. ये 3/4 कैसे आने वाले हैं, राउंड. और ये 1/4 जो बचा वो कैसा रहने वाला है, wrinkle. So this is about the phenotypic ratio. This is about the phenotypic ratio. 3:1. This is the conceptual approach, right? Yes. तो my dear friend, अब थोड़ा सा ये सेम वही चीज है कि phenotypic रेशियो आप देखेंगे 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है. ठीक, रेशियो याद रखना. अब सर देखो एक चीज समझिए, ध्यान से सुनिएगा. F2 जनरेशन ऑफ, और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है. लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दोबारा से समझेंगे. F2 जनरेशन में ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, होमोजाइगस रेशियो देखिएगा सर. ये पर्पल लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं. कैपिटल पी की फ्रीक्वेंसी 1/4, कैपिटल पी स्मॉल पी की फ्रीक्वेंसी 2/4, स्मॉल पी की फ्रीक्वेंसी 1/4. सब फ्रीक्वेंसीज याद रखनी है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 2/4. अब आप ये तो समझ ही चुके होंगे यार, ये दोनों मिलके क्या हैं, ये दोनों पर्पल हैं, तो पर्पल की फ्रीक्वेंसी आ रही है 3/4. मोए नो इशू. इसका भी जुगाड़ है हमारे पास माय डियर फ्रेंड. या ठीक है, तो सर ये हमारी क्या आ रही है, 3/4 ही पर्पल आ रहा है.
ये 3/4 और ये व्हाइट, आपका व्हाइट आ रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है, क्या कहता है देखो वापस से समझ लीजिए कि कैपिटल पी पर्पल, कैपिटल पी पर्पल और स्मॉल पी व्हाइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो अलील, बहुत ध्यान से सुनिए सर, पी किसके लिए, कैपिटल पी किसके लिए, पर्पल के लिए, स्मॉल पी किसके लिए, व्हाइट के लिए, कि जो अलील होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट, और जो सिर्फ होमोजाइगस में करे वो रिसेस, ठीक है। सो दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है सर। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है कि दो तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है ना, कि जो ट्रेट होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करे वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो सिर्फ जो होमोजाइगस में करे वो रिसेसिव ट्रेट है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो ट्रेट F1 और F2 दोनों जनरेशन में विजिबल हो वो डोमिनेंट ट्रेट, और जो सिर्फ और सिर्फ F2 जनरेशन में विजिबल हो रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। तो इन बोथ F1 एंड F2 विजिबल, ठीक है ना, ये F1 एंड F2 जनरेशन दोनों में विजिबल है। विजिबल इन बोथ F1 एंड F2 जनरेशन। This is the point. Visible in both F1 and F2 generation, है ना। Express in both homozygous and heterozygous condition. Homozygous and heterozygous condition. इसको भी थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ये भी बहुत फुदक रहा है। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो सर ये डोमिनेंट अलील और ये रिसेसिव अलील, ठीक। सो दिस इज अबाउट द डोमिनेंट। डोमिनेंट ट्रेट ऑब्लिक अलील। बात समझिएगा सर, जो इसको मैं और लिख देता हूं कि जो दोनों F1 F2 जनरेशन में ट्रेट विजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा, और जो अलील दोनों होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में विजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, वो डोमिनेंट अलील कहलाएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस, ठीक है ना, विजिबल ओनली इन F2 जनरेशन, राइट। तो क्या हो गया, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, अगर अलील की भाषा में बोलोगे तो, या फिर एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। सर आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस की अगर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप अलील लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसको, रिसेसिव अलील। बस यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, खत्म। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिव। नाउ अब ये हमारा हो गया भाई, हमने पढ़ा एक जीन का एक्सप्रेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया सा सवाल। एक चीज मैं बस समझा देता हूं आपको कि सर दोनों में अंतर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस। कि कैपिटल टी और जैसे ये पर्पल फ्लावर का एग्जाम्पल लिया हुआ है यहां पर, ठीक है, कि भाई ये पर्पल और व्हाइट, ठीक। तो देखो पर्पल फ्लावर और व्हाइट फ्लावर क्यों आया, अगर हम इसकी बात करें, या कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों आया,
तो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे भाई मेंडल साहब ने बोला कि दो फॉर्म होती हैं किसी भी अलील की, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल पी स्मॉल पी, पर्पल के लिए जैसे मान लो ले लिया, ठीक है। तो जब बाद में रिसर्च हो गई बहुत ज्यादा, तब समझ में आया कि भाई डीएनए एक्चुअली सब कुछ है, और डीएनए में बहुत कम डिफरेंस होता है सीक्वेंस में, बस उतने की वजह से डिफरेंस आता है, चेंज आता है ना। तो डीएनए विद न्यूक्लियोटाइड यहां पर सी है और यहां पर ए है, बाकी सब सेम है। देखो ये दो क्रोमोसोम है भाई, मेंडल साहब ने बोला हर चीज पेयर में होती है, बाद में पता चला यस सही बात थी मेंडल साहब की, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं और उसके ऊपर जीन्स होते हैं। तो ये जो पर्पल कलर वाला फ्लावर का जीन है उसके ऊपर ये सीक्वेंस पाया गया, और जो व्हाइट फ्लावर वाला है उस पर कुछ ये सीक्वेंस पाया गया। तो जब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर प्रोटीन बनी, फिर एक एंजाइम बना, एंजाइम ने क्या बनाया, पर्पल पिगमेंट बनाया। जो दूसरा अलील था जिसको हम व्हाइट वाला अलील कह रहे हैं, उसने क्या बनाया, उसने कोई एंजाइम नहीं बनाया। और जब तुमने एंजाइम नहीं बनाया तो भैया तुम्हारा तो कोई रोल है ही नहीं, तो रोल किसका आएगा, जिसने एंजाइम बनाया, जिसने पर्पल फ्लावर बनाया। तो तुम हो गए रिसेसिव अलील और तुम हो गए डोमिनेंट अलील। ये डिफरेंस होता है, ज्यादा बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक। चलिए सर अब वापस आते हैं, ठीक, और एक चीज समझते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से समझते हैं। रेशियो 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 देखो आप, ये रेशियो समझ लो। F2 जनरेशन में रेशियो क्या आ रहा है, F2 में रेशियो निकलेंगे या F3 में निकलेंगे। सर जीनोटिपिक रेशियो आ रहा है 1:1, 1/4, 2/4, 1/4। फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 3/4, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 3/4 राउंड है, इनमें से हेट्रोजाइगस राउंड कितने हैं, तो 3/4 में से ये 2/4 हेट्रोजाइगस राउंड है। बात समझ में आ रही है आपको, 3/4 कैसे हैं, हेट्रोजाइगस राउंड है, जैसे ये है, ठीक। ये है अपना, ये फिनोटाइप वर्सेस जीनोटाइप का ही अपना क्या है, डिस्कशन है कि यार पर्पल दिख तो रहे हैं, ठीक, 3/4 पर्पल है। 3/4 पर्पल में आप पाओगे कि होमोजाइगस पर्पल एक ही है, कैपिटल पी एक ही है, बाकी कैसे हैं, कैपिटल पी स्मॉल पी है, ठीक। हाँ, और ये व्हाइट तो स्मॉल पी ही रहने वाला। बात समझिए आप ध्यान से। क्वेश्चन इसी पे लेके है, क्वेश्चन ये है, आई होप देयर इज वन क्वेश्चन। ये चलो मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर। सपोज करो क्वेश्चन, टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस होता है, ठीक। उसके बाद इन F2 जनरेशन टोटल 800 प्लांट्स मिलते हैं। कितने प्लांट मिले, 800 प्लांट्स, ठीक है। ये डेटा है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो जैसे ये प्लांट है, ये कैलकुलेशन है ना, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो क्वेश्चन है, जैसे मान लो तो कैलकुलेट ऑप्टेन, तो कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, नंबर 1 नंबर ऑफ प्लांट्स विद डोमिनेंट ट्रेड्स, ठीक है। तो अब डोमिनेंट ट्रेड क्या होगा भाई, डोमिनेंट ट्रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 3/4 होती है, तो बस 3/4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 800 से कर देना है, ठीक है ना भी। तो कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 600 आंसर आ जाएगा, ठीक। और समझिए सर, इसी से रिलेटेड एक और सवाल, ठीक है ना। अब हमने ये लिया, हमने कैलकुलेट नंबर ऑफ प्लांट्स विद, ये मान लो मैंने हटा दिया, ठीक है ना, विद हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। मान लो ये प्लांट आया, ये क्वेश्चन आ गया,
ठीक है। अब हेट्रोजाइगस जीनोटाइप F1 F2 जनरेशन में क्या होगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो यार आपको 2/4 याद रखना है, हेट्रोजाइगस के लिए 2/4 याद रखना है। तो 2/4 इंटू 800 तो कितना आ जाएगा, बोलो 400 आंसर आ जाएगा। ठीक, वापस से एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर मान लो सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा, में एक ही डेटा से समझा देता हूं, ठीक है ना। अगर सेम क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में ये आ गया, ये नंबर 3 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक है, कि नंबर ऑफ प्लांट विद होमोजाइगस कंडीशन। तो अब देखो बेटा, होमोजाइगस कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक तो कैपिटल टी होती है, एक स्मॉल टी होती है। होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर ये पूछता होमोजाइगस डोमिनेंट तो सिर्फ इसको कैलकुलेट करते, होमोजाइगस रिसेसिव सिर्फ इसको कैलकुलेट करते। तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये कितना होता है 1/4, और ये भी कितना होता है 1/4, टोटल कितना आ गया 2/4, तो आंसर कितना आ जाएगा 400 आंसर। ये बेसिक हैं जेनेटिक्स की न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये आपको याद रखना। तो कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि F1 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में आपको याद रखना है होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, हेट्रोजाइगस 2/4, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4, ठीक। फिनोटाइप की बात करोगे तो 3/4 इंटू 1/4, ठीक है। वो 3/4 क्यों आया वो भी हम बता दिए। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर सर ने हमारे 2 लॉ दिए, एक दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और एक दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मैं अब बताने वाला हूं, हालांकि वो भी बता दिया है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में वो क्या कहते हैं, वो यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, कि जितने भी अलील हैं वो सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों अलग हो गए और किसी एक गैमीट को कोई एक ही अलील मिलेगा। फ्रॉम ए पेयर ऑफ अलील बोथ अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ही यही होता है अलग होना। एंड ईच गैमीट विल ऑब्टेन ओनली वन अलील आउट ऑफ दैट पेयर, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज दिस, नथिंग एल्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी बना स्मॉल टी बना, तो एक गैमीट को कोई एक ही अलील मिलता है, ठीक है ना। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि आउट ऑफ 2 alleles of a pair only one allele out of 2 pair a gamete receives only one allele, और दूसरा अलील दूसरे उसको चला जाता है। दूसरा अलील जो है वो किसको चला जाता है सर, दूसरा अलील चला जाता है अपने दूसरे वाले गैमीट को, ठीक है बस। और ये यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से, काइंड ऑफ यूनिवर्सल लॉ, या ठीक है सर। चलिए अब एक टेस्ट क्रॉस हम पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस देखिए क्या है। टेस्ट क्रॉस में हम ये पता लगाते हैं कि आप ऐसे सोचो, ये F2 जनरेशन में ये टॉल आ गए, ठीक है ना, ये टॉल आ गए F2 जनरेशन में। क्या इनको हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा टॉल जो है वो हाइब्रिड टॉल है, कौन सा टॉल जो है वो रिसेसिव टॉल है? नहीं पता लगा सकते। यही पता लगाने के क्रॉस को हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट क्रॉस एक क्रॉस होता है टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ, to determine or test the genotype of a plant
विद डोमिनेंट phenotype from F2, F3, F डैश जनरेशंस। ठीक है कि यार देखो F1 जनरेशन हाइब्रिड है, वो तो हाइब्रिड ही है, ठीक है ना। जो F2 जनरेशन के हमारे प्लांट है या कोई भी डोमिनेंट प्लांट है, ठीक है ना, डोमिनेंट फिनोटाइप है कोई भी, है ना, अगर उसका आपको जीनोटाइप पता लगाना है तो आप देख के देखो, टॉल ड्वार्फ को देख के बता दोगे स्मॉल टी होगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। जो टॉल है या जो राउंड सीड वाला है उसमें प्रॉब्लम है कि यार पता नहीं डोमिनेंट रिसेसिव है या सॉरी हाइब्रिड है कि होमोजाइगस है, तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो बहुत इजी होता है यार, है ना, इट्स वेरी इजी। क्या है, जैसे इजी में समझ लेते हैं, बहुत इजी है, या चलो समझा देता हूं, ठीक, बढ़िया से समझा देते हैं। जैसे ये मान लो टॉल प्लांट है, इसका हमको जीनोटाइप नहीं पता, तो इसका हम क्या क्रॉस कराएंगे, हम इसका क्रॉस कराएंगे सर एक ड्वार्फ के साथ। किससे ड्वार्फ, इसका जीनोटाइप हमको पता लगाना है, तो हम किससे क्रॉस कराएंगे, ड्वार्फ के साथ। अब ड्वार्फ का जीनोटाइप हमको कंफर्म है कि स्मॉल टी होगा। अब दोनों का हमने क्रॉस करा दिया और हमको सारे प्लांट टॉल मिले। भाई तुमको टॉल किसने बनाया, बोला कैपिटल टी ने। कैपिटल टी कहां से आया, बोला इससे, तो यानी कि इस पे कैपिटल टी तो होना ही होना है। इसने सारे प्लांट को टॉल बना दिया, यानी कि सारे प्लांट पे कैपिटल टी है, तू तो बेटा स्मॉल टी दे सकता है, ठीक। तो ये जो F1 ये जो टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी आई है, इनमें स्मॉल टी यहां से आना ही आना है, ठीक। इधर से कौन आएगा, इधर से आएगा कैपिटल टी। सर इधर से हमेशा कैपिटल टी आ रहा है क्योंकि है ही मेरे पास कैपिटल टी। तो अगर सारे प्लांट डोमिनेंट आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस में, तो ये कैसा हो गया, कैपिटल टी हो गया, खत्म। अब फिर से एक और टॉल प्लांट लेते हैं जिसका हमको जीनोटाइप पता लगाना है। इसका क्रॉस किससे कराते हैं, ड्वार्फ से। फिर से ड्वार्फ से कराएंगे क्योंकि ड्वार्फ का हमको फिनोटाइप जीनोटाइप पता है, स्मॉल टी। अब जब क्रॉस कराया तो हमको पता चला कि यार ड्वार्फ प्लांट भी मिले हैं और टॉल प्लांट भी मिले हैं। कैसे, टॉल प्लांट भी मिले हैं, टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले हैं। तुम ड्वार्फ हो, ठीक है। अब ये कह रहा भाई मैं तो ड्वार्फ हूं, मैंने तो स्मॉल टी सबको दिया, बिल्कुल दिया होगा। इसको ड्वार्फ किसने बनाया, बोला सर इसने स्मॉल टी दिया होगा, सीधी सी बात है, और कहां से आएगा, स्मॉल टी इसी से आएगा। तो सर जब स्मॉल टी इसने दिया है जिसकी हम चेकिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसके पास स्मॉल टी है, इट इज हैविंग स्मॉल टी, यस। तेरे को टॉल किसने बना, बोला कैपिटल टी ने। कैपिटल टी किसने दिया, सर मेरे पे तो है ही नहीं, इसी ने दिया होगा, तो ये क्या आ गया, हेट्रोजाइगस आ गया। तो अगर टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1 आता है तो उसे क्या कहेंगे हम, तो हेट्रोजाइगस आएगा। और अगर कोई टेस्ट क्रॉस रेशियो नहीं आ रहा तो होमोजाइगस होगा, ठीक है। सेम ये चीज अपना एनसीईआरटी के डायग्राम में भी समझाया गया है कि भैया इसका हमको जीनोटाइप पता लगाना है, फिनोटाइप हमको पता है कि अगर सारे वायलेट आ जाते तो होमोजाइगस है, और अगर 1:1 का रेशियो आ जाता है तो ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। सो दिस इज टेस्ट क्रॉस। मेंडल साहब ने टेस्ट क्रॉस किया था डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट, क्या। अब यहां से आगे बढ़ते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, कि जब हम एक साथ 2 जीन्स की इनहेरिटेंस देखते हैं तो दिस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है सर। और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 is multiplied by monohybrid cross 2। बस और कुछ नहीं है, मतलब जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो सब इसी से निकल के आ जाएंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे फेमस अपना डायहाइब्रिड रेशियो, डायहाइब्रिड क्रॉस ये है ना, राउंड येलो, ठीक। अगर मैं इसको लेके चलता हूं फटाफट से, ठीक, तो बेटा मैंने एक प्लांट लिया जिसपे राउंड कलर के सीड हैं और येलो कलर के सीड हैं, ठीक। तो मैंने ये राउंड येलो लिख लिया, और जब ये राउंड येलो हैं
तो यार इसको पूरे कोई राउंड येलो कर लो यार। ठीक है, ये राउंड येलो हो गया। ठीक है, और दूसरा मैंने लिया रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन, ठीक है। अब इनका मैंने क्रॉस करा लिया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये पेरेंट हो गए। ठीक है, किसी को भी मेल बना लो, किसी को भी फीमेल बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे आएंगे? राउंड येलो। और जीनोटाइप कैसा आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आ गया हमारा F1 जनरेशन। अब इसकी सेल्फिंग कराएंगे हम, है ना, मतलब राउंड येलो की राउंड येलो से क्रॉस कराएंगे। सेल्फिंग, ठीक है। तो देखो ये जो जीनोटाइप है ये कितने तरह के गैमिट्स बनाएगा? 4 टाइप के गैमिट्स बनाएगा। ठीक है सर, तो 4 टाइप के गैमिट्स जब बनेंगे, एक बात समझिए ध्यान से, बहुत मजे की बात बताते हैं भाई। जैसे मान लो ये बॉक्स बना हमारा, F1 वाले बंदे ने कितने तरह के गैमिट्स बनाए थे? 2 तरह के। तो टोटल जायगोट्स कितने टाइप के बने थे? 2 इंटू 2 4। ठीक है, गैमिट्स ऑफ पेरेंट 1 इंटू गैमिट्स ऑफ पेरेंट 2, 4 टाइप के हमारे बॉक्स बने। सिमिलरली जब यहां पर भाई इसने 4 टाइप के गैमिट्स बनाने हैं, है ना, टाइप ऑफ गैमिट बनाने के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। टू की पावर n, वेयर n इज हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक, सर इसने कितने टाइप के गैमिट बनाने? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। एक ही टाइप के गैमिट बनाने, क्योंकि इसमें एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, और सिर्फ ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही गैमिट बनाएगा। इसने भी एक ही टाइप के गैमिट बनाने, क्योंकि उसके अंदर एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है। n इक्वल टू 0 आएगा, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये जो F2 F1 हाइब्रिड है, ये जो F1 हाइब्रिड है, ये इसको मैं इधर लिख देता या इधर ही रखते हैं। इसके पास 2 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 4 तरह के गैमिट बनाएगा। और वो जो 4 तरह के गैमिट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे सर? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये वो 4 टाइप के गैमिट्स होंगे। ठीक, दीज 4 टाइप्स ऑफ गैमिट्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब 4 टाइप के गैमिट तो भाई मेल बना रहा है, और 4 टाइप के गैमिट फीमेल बना रहा है। तो बॉक्स कितने का बनेगा सर? 16 का बॉक्स बनेगा। ठीक है, और वही बॉक्स ये है, दिस इज दैट बॉक्स। ठीक है, अब मैं इसको अगले पेज पे लेके जा रहा हूं। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी सेल्फिंग हो गई। ठीक, तो सर हमको बॉक्स बनाना है कितना? 16 बॉक्स हमको चाहिए। कैन बी ड्रॉ द स्क्वायर? यस वी कैन ड्रॉ। ठीक है भाई, अब इसमें हमने क्या करना है? बीचों बीच एक लाइन डाल दी, एक इधर से डाल दी। ये हमारे पास बॉक्स आ गए। तू भाई थोड़ा इधर हो जा, तू इधर हो जा। मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों के गैमिट सेम है। ठीक, कौन कौन से सर? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई,
स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है ना। अब इस बॉक्स को आप भर दो फटाफट से, ठीक। तो बस सिंपली है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये इधर से भर गया, ठीक। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये भी क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। ये एक बॉक्स मैंने यहां पर भर दिया है। इसको मैं जस्ट ए सेकेंड, ये आ गया, ठीक है सर। या फटाफट से इसको भरते हैं और फिर मैजिक देखेंगे, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट भरता हूं ये वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। आई वुड लाइक टू टेक द अनदर कलर, माई फेवरेट, दिस वन विजिबल बेटर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई सर सेम, ये सेम वही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। और ये जो चारों हैं ये सेम आने वाले हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक। यहां वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और जो ये दो बच रहे हैं दीज वन, ये वाला देख लो, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड दिस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। ये आ गया। ये जो चार बचेंगे ये एक से बचेंगे, देखना बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। ये 16 बॉक्स हमारे भर गए, राइट सर। इसमें से अगर आप पहले फिनोटाइपिक रेशियो ही देख लेते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो सर, ये F2 जनरेशन का ग्राफ है, और इस F2 जनरेशन में ध्यान से सुनिएगा सर, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सर देखो ये वाले 9, कौन से 9, शुड आई टेक अनदर कलर, या ये वाले जो 9 हैं, ये वाले 9, दिस, ये वाले 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले, ये राउंड निकलेंगे। आप कैलकुलेट कर लो सर, इस बॉक्स के अंदर आपके पास बॉक्स होगा, इसमें अगर आप पाएंगे कि सर राउंड कितने हैं, तो राउंड आपको 12 मिलेंगे। राउंड कितने मिलेंगे, 12। और सर रिंकल कितने मिलेंगे, 4 होगा, टोटल 16। रेशियो क्या आया, 3:1, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये बोला था मैंने कि डायहाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1 इंटू मोनोहाइब्रिड क्रॉस 2, इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये देखो ये हो गया पहला फिनोटाइप। अब दूसरा फिनोटाइप देखो, दूसरा फिनोटाइप क्या है हमारा भाई, पहला तो सीड के शेप को लेके, दूसरा सीड के कलर को है, दूसरा है हमारा येलो ग्रीन, ठीक है, येलो और ग्रीन। सर आप कैलकुलेट कर लो, यही 9 आपको येलो भी मिलेंगे। तो येलो कितने हैं टोटल, 12 हैं, और ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 4 हैं। रेशियो क्या आ गया, 3:1। और वो जो आप जीनोटिप सर फिनोटिपिक रेशियो 3:9:3:1 पढ़ते हो, वो क्या है फिर, वो प्रोडक्ट रूल है, डेट इज प्रोडक्ट रूल सर। नाइन थ्री थ्री वन, अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। 3:1 का 3:1 से क्रॉस किया है, देखो सर ध्यान से सुनिएगा,
डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। देखो, राउंड 3/4 इंटू रिंकल 1/4, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस नंबर 1 हो गया भाई। यही तो आया, अभी अभी यही तो करके दिखाया। ठीक, अब इसका क्रॉस हम कराते हैं येलो ग्रीन से। येलो 3/4 इंटू ग्रीन 1/4, सर मल्टीप्लाई कर लो सर। ठीक, राउंड येलो, राउंड येलो, सर राउंड येलो कितना आएगा 9/16 इंटू राउंड ग्रीन कितना आएगा राउंड ग्रीन 3/4 इंटू 1/4 कितना आएगा, कम ऑन 3/16। अब राउंड वाले के पूरे हो गए, अब रिंकल वाले के कर लो। रिंकल येलो, रिंकल 1/4, येलो 3/4। ठीक, तो कितना आ गया 3/16। फाइनल डेट वन इज, जो बचा आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसका लेने वाला हूं, डेट इज रिंकल ग्रीन। वन बाई फोर इंटू 1/4 1/60। ठीक, दिस इज द पॉइंट। तो डबल होम हो जाएगा, सॉरी डबल डोमिनेंट 9/16, पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव 3/16, पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट 3/16, दोनों रिसेसिव 1/16। इसी को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 9331 रेशियो। गेटिंग माय पॉइंट? या, सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, डायहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। सेम अगर मैं डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो निकालूं, F2 जनरेशन में, सर दैट्स वेरी इजी। कैसे? मोनोहाइब्रिड 1 एंड मोनोहाइब्रिड 2, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4, इसकी फ्रीक्वेंसी 2/4, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/4। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमको किससे कर देना है, ये राउंड यानी कि एक करेक्टर आएगा, अब दूसरा करेक्टर क्या लेना भाई हमको, शेप। राउंड येलो हो गया, सॉरी राउंड और रिंकल हो गया। अब येलो देख लेते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कितना आएगा 1/4 2/4 1/4। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर। एक तो 9 टाइप के जीनोटाइप आएंगे, पहली बात तो इसका तीनों से मल्टीप्लाई कर दो। गेटिंग माई पॉइंट? सो यू आर गेटिंग टू गेट व्हाट, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितना आएगा 1/4 1/4 1/16। पूरे 16 बॉक्स में ये 1/16 रहने वाला है। अब इसका इससे कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2/4 1/4 इंटू 2/4 2/16। ठीक, अब इसका इससे कर दो दिस वन। ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई 1/16। सर आप इस बॉक्स में ढूंढ लो, आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, दिस वन, राइट? या, अब इस वाले की बारी कर लेते तीनों से। ठीक है, तो लेट मी डू वन थिंग। चलो इसको मैं वाइट कर देता हूं, थोड़ा सा गेम खेलते हैं।
इसको मैं येलो से लिखता हूं। अब हम किसका करने वाले हैं? छोड़ो सर जी, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, या ठीक है, ये हो गया। अब इसका करते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2/4 इंटू 1/4 2/16। नाउ इन दोनों का करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2/4 इंटू 2/4 4/16, सबसे ज्यादा यही होते हैं। अब इसका और इसका करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/16, बचा लास्ट। ठीक, स्मॉल वाई का तीनों से करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्मॉल वाई का तीनों से करता हूं, सो माय डियर फ्रेंड, सपोज हम इसको इस कलर से लिख देते हैं, तो हाँ, इसको मैं कलर चेंज कर सकता हूं, ये वाला ले लिया, और सर जी इसको मैंने येलो ले लिया। आई थिंक इट विल बी बेटर नाउ। सिंपल, कैसे? कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना 1/16, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई 2/16, और लास्ट 1/16। So my dear friend, these are total 9 type of genotype, 9 types of genotypes। 3 की पावर n से जीनोटाइप निकल जाता है, वेयर n इज नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ठीक है, टाइप ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला, थ्री की पावर है, वेयर एन इक्वल टू हेट्रोजाइगस पेयर। तो दो है हमारे पास, डायहाइब्रिड है, एन इक्वल टू 2, 3 के पावर 3 एन आ गया। ठीक है, तो टोटल 9 टाइप ऑफ जीनोटाइप। सो दिस इज अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखो क्या होता है, ये क्या कहता है, ये असॉर्टमेंट मतलब ट्रांसफर होना। ठीक है ना, कि ट्रांसफर या इनहेरिटेंस of one pair of alleles into next generation by gamete या by a gamete is independent to the inheritance of another pair of allele। कि भैया एक पेयर के अलील का नेक्स्ट जनरेशन में जाना दूसरे पेयर के अलील से इंडिपेंडेंट है, कोई लेना देना नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इसी वजह से इतने टाइप ऑफ गैमिट्स आए। ये दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कि जो 4 टाइप के गैमिट्स तुम बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? बोला यार देखो, कैपिटल आर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, और कैपिटल स्मॉल आर की कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं, वो स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा। कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ भी गैमिट में जा सकता है, फिर नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है, और इसी तरह से स्मॉल आर स्मॉल वाई के अलावा कैपिटल वाई से भी जा सकता है। इसलिए 4 टाइप के गैमिट बने। ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ठीक है, जैसे ये है,
हाइपोथेसिस है ना, ये बहुत तगड़ी किताब से लेके आते हैं कि जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर है, स्मॉल वाई स्मॉल आर है, ठीक है ना। इसके गैमेट एक टाइप का आ गया, F1 जनरेशन कैसी आ गई, F1 जनरेशन हमारी आ गई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब इसमें वाई पहले लिखा हुआ है। अगर लिंक्ड असॉर्टमेंट की हाइपोथेसिस होती, डिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हाइपोथेसिस होती, ठीक है, तो क्या होता, बड़े लोग कहते हम तो एक साथ रहेंगे, वाई कैपिटल के साथ रहेगा और स्मॉल के साथ रहेगा, तो बेटा दो ही तरह के गैमेट बन पाते, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, बस। सेम एग भी दो ही तरह के बन पाते, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, और चार ही टाइप के फिर जायगोट बन पाते। बट ऐसा नहीं है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ही चार तरह के तो स्पम्स बने हैं, और सर चार ही तरह के क्या बने हैं, एग बने हैं, जिसकी वजह से 16 टाइप के हमारे जायगोट बन के आ पाए, ठीक है। या तो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है सर। या क्वेश्चन कहता है कि इन F2 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस U या V गेट, ठीक, सपोज करो 800 प्लांट्स, ठीक है ना, देन कैलकुलेट प्लांट्स विद नंबर 1, with first dominant and second recessive character। मान लो इस तरह का क्वेश्चन है कि भैया हमको 800 प्लांट मिले हैं और उसमें से आपको ऐसे प्लांट्स बताने हैं जिनके पास कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं क्योंकि मुझे आगे भी काम आ जाएगा, ठीक है। पहला डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव। अब पहला डोमिनेंट, अब डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी होती है, मोनोहाइब्रिड से बतानी है। तो सर डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी होती है 3/4 और रिसेसिव की कितनी होती है 1/4। 3/4 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 3/16। अब 3/16 की आप मल्टीप्लाई कर दो यार 500 में, ये 800 जो भी दिया हुआ है 150 आंसर आ जाएगा। वो जो 9331 है वो क्या है भाई, 9/16 क्या है, दोनों डोमिनेंट। अगला 3/16 क्या है, पहला डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव। दूसरा 3/16 क्या है, पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट, और लास्ट वाला दोनों रिसेसिव, ठीक है। सेम डेटा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ इस तरह से, फर्स्ट डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव, फर्स्ट हेट्रोजाइगस एंड सेकंड होमोजाइगस, ये ले लेते हैं। फर्स्ट होमोजाइगस एंड सेकंड हेट्रोजाइगस। अब मोनोहाइब्रिड से याद करो यार, होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में 2/4 होती है। कैपिटल टी भी होमोजाइगस है, स्मॉल टी भी होमोजाइगस है, तो 2/4 हो गया, ठीक है। तो होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 2/4 और हेट्रोजाइगस की भी फ्रीक्वेंसी 2/4, यानी कि 4/16 पूछ रहा है, यानी कि 16 5 200 आंसर आ गया। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से करते हैं। एक तो ये हो ही गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप जीनोटाइप लिख लो, पहला होमोजाइगस और दूसरा हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस अगर आप लिखोगे तो भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक तो ये हो गया और एक ये भी तो होगा, इन दोनों में यही है, ठीक है। पहला होमोजाइगस है और दूसरा हेट्रोजाइगस है।
अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लो अलग अलग। अब ये रटने की जरूरत नहीं है कि सर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर की क्या फ्रीक्वेंसी है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1/4, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या आएगी हेटेरोजाइगस की 2/4। तो कितना आ गया 2/16 ही आ गए, ठीक। और 800 में से 2/16 कितने हो गए 100 ही हो गए। अब इसको निकाल लो, स्मॉल आर की मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से क्या फ्रीक्वेंसी आएगी 1/4, ठीक है। तो भैया 1/4 ये हो गया, और हेटेरोजाइगस की क्या आएगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई की 2/4, ठीक। तो भाई 2/16 ये हो गया, तो ये भी कितने हो गए 100। फाइनल टोटल कितना आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपको। देखो ये दो तरीके हैं, दो उधर से भी 200 आ गया, इधर से भी 200, ये शॉर्टकट है, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये समझते हैं। एक टोबैको प्लांट है हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म, के एल्बिनिज्म क्या होता है बेटा, एक करेक्टर होता है जिसमें सफेद पड़ जाता, पूरा क्लोरोफिल नहीं बन पाता, और वो कह रहा है कि वो एक रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है। तो एल्बिनिज्म रिसेसिव करेक्टर है, मतलब जैसे डॉर्फ होना रिसेसिव करेक्टर है, ठीक है। तो यानी कि स्मॉल ए हम लिख लेते हैं एल्बिनिज्म, ये है। और इसका सेल्फिंग कराई, अच्छा हेटेरोजाइगस फॉर एल्बिनिज्म है, पॉइंट टू बी नोटेड कि एल्बिनिज्म तो स्मॉल ए को होगी, बट प्लांट क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसकी सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग से हमको कितने प्लांट मिल रहे हैं 1200 प्लांट। याद रखेंगे एल्बिनिज्म किसको होगा, इसको होगा, इसको होगा। तो 1200 में पूछ रहा है कि कितने प्लांट में पेरेंटल जीनोटाइप होगा, बढ़िया सवाल। तो देखो पेरेंटल जीनोटाइप कहने का मतलब क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कितनों में होगा, ठीक है। तो यार 1200 में से कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 2/4, 2/4 को 1200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 600 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो गया बी आंसर आ गया। इट टोबैको प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर एल्युमिनियम इज सेल्फ पॉलिनेटेड, तो यहां पर ये हेटेरोजाइगस प्लांट ही पेरेंट है, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए कितना आने वाला 2/4 आने वाला है। आप चाहो तो बॉक्स बना लो, तो आंसर क्या आएगा 6। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस टॉल पी प्लांट। बहुत इजी यार, इसका क्रॉस इससे कराया तो स्मॉल टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो 1/4 मतलब 25%। आंसर क्या आ गया सर, बी आंसर हमारा आ गया। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर, राइट। आई होप आपको मजा आया, मस्त बिंदास बेस कैंप को फोड़ दीजिए सर। एवरेस्ट पे चढ़ना है तो बेस कैंप बढ़िया से करना होगा। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्दी इसी तरह के किसी सेशन में। सेशन को शेयर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अब तक देखा, ठीक है सर। इसी उम्मीद के साथ बाय बाय, मिलते हैं, टाटा, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज बी हैप्पी।